सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी स्लिपरिंग टाइप रोटर कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा ये दो बार आ गया सर। इन स्लिपरिंग टाइप द रोटर मस्ट बी वाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स। तो हमने कल एसी मोटर और एसी जनरेटर कंप्लीट कर लिया था। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर भी सेम पावर सप्लाई पे डिपेंड करता है कि आप पावर सप्लाई सिंगल फेज दे रहे हो या थ्री फेज दे रहे हो। सिंगल फेज दोगे तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा और थ्री फेज सप्लाई दोगे तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि ट्रांसफॉर्मर है क्या, ये किस लिए काम में लिया जाता है। तो मुझे कोई बोल के बताए कि ट्रांसफॉर्मर को हम क्यों यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर, इसके 3 यूज बताओ। जिसको 3 यूज पता हो वही बोले। सर वोल्टेज बढ़ाने घटाने के लिए होता है, क्योंकि सर डीसी का वोल्टेज घटाना आसान नहीं होता है। स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज होता है सर, और डीसी प्रिवेंट। ओके, और डीसी पे सर वो भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस। देखो बेसिकली जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो 3 पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला पर्पस हमारा ये होता है कि अगर मेरे पास में वोल्टेज जो है वो लो है और मैं उसको अप करना चाहता हूँ तो मैं स्टेप अप कर सकता हूँ वोल्टेज को, तो उसको मैं नाम देता हूँ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जो वोल्टेज को इनपुट में कम वोल्टेज लेके आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज, उसको मैं बोलूंगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज होता है कि वोल्टेज लेवल को बढ़ा भी सकता है तो ये वोल्टेज लेवल को घटा भी सकता है, तो वोल्टेज लेवल को घटाने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। तीसरा इसका यूज होता है बेसिकली आइसोलेशन के लिए। तो अगर आपको सिंपली आइसोलेट करना हो तो हम ट्रांसफॉर्मर करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, वोल्टेज को कैसे बढ़ा देता है, कैसे घटा देता है, ये कैसे काम करता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है सर आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन मतलब सिर्फ इतना कि अगर आपको 2 सर्किट्स को कनेक्ट करना है तो आप सिंपली ट्रांसफॉर्मर के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो। सिंगल वायर के थ्रू भी कनेक्ट करते हो ना, तो इस तरीके से वो आप अगर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कनेक्ट कर दो तो उनमें कुछ नहीं होगा। जो इनपुट है वो आउटपुट में आ जाएगा, सिर्फ आइसोलेट हुए हैं वो 2 सर्किट। आइसोलेट मतलब अलग अलग हो गए। यस, अलग अलग हो गए और इनपुट में जो दे रहे हैं वही आउटपुट में जा रहा है। ट्रांसफॉर्मर कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन का काम कर रहा है, 2 सर्किट को अलग करने। सर क्यों करते हैं ये अलग? और इसका सेपरेट यूज होता है। इसमें हमारे को डीसी प्रिवेंट करना हो, डीसी प्रिवेंट आइसोलेशन का एक पार्ट होता है। जैसे बोल रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर को हम यूज करते हैं डीसी को प्रिवेंट करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी एसी डिवाइस है जो केवल एसी को पास करती है, डीसी को पास नहीं करती है, राइट। इसलिए हम डीसी को बचाने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर को आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन तब भी उसका यूज होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आप सर डीसी बचाना मतलब सेव करना या फिर कुछ और? डीसी बचाना मतलब ये कि अगर आप आउटपुट में केवल एसी लेना चाहते हो और इनपुट आप में आपका एसी भी है और डीसी भी है, तो आपको आउटपुट में केवल एसी मिलेगा, डीसी बच जाएगा। पर सर मोबाइल चार्जर में तो डीसी आती है। एग्जैक्टली, मोबाइल चार्जर में डीसी आती है, हाँ। और वो ट्रांसफॉर्मर लगवाते हैं आप, फिर डीसी नहीं पास करता वो आगे। लेकिन केवल ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज डाउन करता है, उसके बाद मोबाइल चार्जर में आपको 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई देते हो, राइट। 230 वोल्ट आपका जो मोबाइल होता है वो 4.5 से 5 वोल्ट पे चाहिए होता है उसको, राइट। हाँ जी, 4.5 वोल्ट उसको डीसी चाहिए होता है। तो डीसी आप किससे बनाओगे? एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? आपका रेक्टिफायर। हाँ जी सर। अब आपका एसी को डीसी में रेक्टिफायर कन्वर्ट कर रहा है, बट आपको स्टेप डाउन भी तो करना है वोल्टेज। 230 वोल्टेज को आपको 5 वोल्टेज में भी तो लेके आना है। हाँ जी, तो उसको किससे लेके आओगे? ट्रांसफॉर्मर से। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे वहां पे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एग्जैक्टली। फास्ट चार्जिंग होती है सर, वो मोबाइल से होती है या फिर चार्जर की वजह से होती है? हाँ जी, जो फास्ट चार्जिंग होती है सर फोनों में, सर वो मोबाइल की वजह से होती है या फिर चार्जर की वजह से होती है? फास्ट चार्जिंग जो होती है वो मेनली मोबाइल की वजह से होती है या फिर चार्जर की वजह से होती है? चार्जर की वजह से होती है। मोबाइल की वजह से आपका चार्जर जो है, सबसे पहली चीज तो आपका चार्जर जो है वो आपका चार्जर जो है आपके मोबाइल के साथ में इंपीडेंस मैच करना चाहिए, इंपीडेंस मैचिंग होनी चाहिए, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। पहली चीज
ये तो एक नॉर्मल चार्जर के साथ भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल चार्जर को फास्ट चार्जर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। उस चार्जर का जो आउटपुट है, उसका जो करंट रेटिंग है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा करंट होगा, रेटिंग करंट जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फास्ट चार्जर होगा वो। ठीक है। करंट रेटिंग से क्यों इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपको पहली डीसी सर्किट में बताया था कि 1 एम्पियर फ्लो करने का मतलब होता है कि 10⁻17 में आप इलेक्ट्रॉन्स को भेज, 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हो 1 एम्पियर की वजह से। ठीक है, 25 तो सर से हाँ जो भी था उस कैलकुलेशन में। तो अगर आप 2 एम्पियर दोगे, 3 एम्पियर दोगे तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो चार्ज लेने वाले कैरियर जो है वो बढ़ गए तो बैटरी आपकी जल्दी चार्ज हो जाएगी। दैट इज योर फास्ट चार्जिंग। और सर करंट कैसे बढ़ सकता है? करंट कैसे बढ़ सकता है? करंट बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हम डिसाइड करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, सपोज करिए कि 230 वोल्ट सप्लाई 5 एम्पियर की सप्लाई है, ठीक है, तो अगर आपको इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से गुजारना है तो आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, राइट। अब सपोज करिए 230 वोल्ट से वो बढ़कर के 440 वोल्ट हो गया आपका वोल्टेज, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा ये कोई नहीं वही बढ़ रहा है सर, कम हो जाता है सर करंट। एग्जैक्टली, करंट रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअल में क्या रहा होता है कि करंट और वोल्टेज का इंटरचेंज हो रहा होता है। करंट को हम कम करके वोल्टेज के ले लेते हैं। सर इसमें ओम्स लॉ नहीं होता? हाँ जी, इसमें ओम्स लॉ नहीं होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ओम्स लॉ, सबसे पहली बात तो ये कि ओम्स लॉ में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर लीनियर ग्राफ। आप रेजिस्टेंस के लिए शो करते हो उस ग्राफ को, दैट इज ओम्स लॉ। ये वही होता है कि ना मैं आज इस वाले पार्ट पर जाऊंगा, फिर उसके बाद वापस जब मैं इस बात से वापस आ जाऊंगा तब। अच्छा, फुल सर्किट नहीं होता वो? डीसी में तो अप्लाइबल भी नहीं होता ओम्स लॉ वैसे भी। ओम्स लॉ आपका डीसी पे लायबल होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ट्रांसफार्मर समझते हैं, ट्रांसफार्मर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। चलिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है एक्सेप्ट करेगा सिंगल फेज एसी पावर, दैट इज ओके। सिंगल फेज ही आउटपुट पावर उसको मिलेगी। अच्छा, ट्रांसफार्मर में हम सबसे पहली चीज आप मेंशन ये करेंगे कि ट्रांसफर में हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक से दूसरे सर्किट पे, और बीच में जो हम मीडियम यूज करते हैं वो आपका मैग्नेटिक। हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं करते हैं दो चीजों को, इनपुट और आउटपुट बीच में मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में। म्यूचुअल इंडक्टेड। यस, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो आपने दी है, अगर आपने 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई दी है तो आउटपुट पे सप्लाई भी आपको 50 हर्ट्ज की मिलेगी। वोल्टेज बढ़ के मिले दैट डजंट मैटर, बट आपकी जो सप्लाई मिलेगी वो 50 हर्ट्ज की ही मिलेगी। फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप ये सबसे पहले ध्यान में रख ले कि फ्रीक्वेंसी कभी भी वेरी नहीं करेगी ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है। अब आपका वोल्टेज और करंट वेरी करेगा केवल, जो आपका पावर फैक्टर मेजर करेगा। चलिए प्रिंसिपल बात करते हैं, प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। तो आपका जो प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का वो म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों ही प्रिंसिपल होते हैं आपके ट्रांसफार्मर के। म्यूचुअल इंडक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। या मैं उल्टा कहूं कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं म्यूचुअल इंडक्शन की, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है कि अगर किसी एक कोइल में मैंने करंट को फ्लो कराया तो उस कोइल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक जनरेट हो जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर दूसरी कोइल को लेकर के आता हूं तो वो कोइल उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी एंड हेंस उस कोइल में भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अब एक कोइल की वजह से दूसरे कोइल में करंट फ्लो करने लग जाएगी, इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और यही आपका फंडा होता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में हम एक कोइल में इनपुट सप्लाई देते हैं, दूसरी कोइल से आउटपुट सप्लाई लेते हैं, और दोनों कोइल जो है वो मैग्नेटिकली कनेक्ट होती हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर।
ईएमएफ और वोल्टेज में सब डिफरेंस क्या है? हाँ जी, ईएमएफ और वोल्टेज में सब क्या डिफरेंस है? ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है भाई, बताया हुआ है कई बार। ईएमएफ आपका नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया हुआ प्रेशर होता है, और वोल्टेज जो होता है वो किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बैटरी है तो वोल्टेज नहीं, वो ईएमएफ देगी, और अगर आप सर्किट में कहीं पे मेजर कर रहे हो तो वो वोल्टेज होगा, वो ईएमएफ नहीं होगा। ओके सर। ओके, तो प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया। प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो साइड में जो आपको ट्रांसफॉर्मर दिखाया हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मर में ये इधर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कोयल हमने इस पे फोल्ड की हुई है और सेकेंडरी कोयल इस पे फोल्ड की हुई है, और बीच में क्या है आपकी लैमिनेटेड कोर इसको बोलते हैं। ठीक है, कोर से कनेक्टेड है। तो ये जो कोर होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली होगी। आयरन कोर बेसिकली आप लोग यूज कर सकते हो, सबसे बेसिक आयरन कोर यूज कर सकते हो, लेकिन ये लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड को क्यों किया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक प्राइमरी कोयल जिसपे हम लोग इनपुट देंगे, और दूसरी है सेकेंडरी कोयल जिसपे हम आउटपुट लेंगे। अब कोई मुझे बताए कि मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को डिसाइड कैसे करूंगा कि कौन सा प्राइमरी होता है और कौन सा सेकेंडरी होता है, अगर लिख सर नंबर ऑफ टर्न्स देख के। सर इनपुट देंगे तो प्राइमरी में जाएगा वो। देखिए, कोई भी प्राइमरी और कोई भी सेकेंडरी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस ट्रांसफार्मर को यूज करना चाहते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है, घटता है या इक्वल रहता है। अब देखो, प्राइमरी में लेट सपोज यहाँ ये आपकी प्राइमरी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो N1 है, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो N2 है। और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड फैराडे लॉ, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। एम आई राइट? यस सर, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। यस, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे आपका ईएमएफ इंडक्शन डिपेंड करेगा। तो सपोज करिए कि मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है, मैंने यहाँ पे आपका वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, ठीक है, और आउटपुट में मुझे चाहिए 10 वोल्ट। तो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट मुझे वोल्टेज करना है, ठीक है, तो मैं वोल्टेज को स्टेप अप करना चाह रहा हूं। तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा आपका ईएमएफ। प्राइमरी का ईएमएफ तो जितना मैंने दिया उतना ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी पे जो आपको ईएमएफ इंड्यूस कराना है वो ज्यादा होना चाहिए। जितना ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस कराना है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो N1 जो है वो लेस देन होना चाहिए N2 से। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर ये कंडीशन रही तो आपका ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन अगर इस कंडीशन को मैं रिवर्स कर दूं, अगर N1 जो है वो ग्रेटर देन हो N2 से, तो क्या होगा? ईएमएफ ज्यादा लिंक होगा कि कम लिंक होगा? सर कम। सेकेंडरी पे जो ईएमएफ लिंक होगा वो कम लिंक होगा, ईएमएफ कम इंड्यूस डाउन हो जाएगा ना सर, फिर ये स्टेप डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ये कंडीशन है आपकी स्टेप अप के लिए, और ये कंडीशन है आपकी स्टेप डाउन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तीसरे यूज की, जिसमें मैं कह रहा था कि जाता है जितना प्राइमरी पे वोल्टेज हो उतना ही सेकेंडरी पे वोल्टेज जाए, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। यस, N1 is equals to N2। तो ये हमारी 3 कंडीशन होती हैं जो 3 यूज बताती हैं आपके ट्रांसफॉर्मर के। दिस इज क्लियर टू ऑल। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। सर डीसी भी तो होता है, सर डीसी से स्टेप डाउन स्टेप अप करना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे ट्रांसफार्मर का यूज। क्लियर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कह रहा हूँ सर डीसी भी तो होता है, सर डीसी को स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना इजी नहीं होता है, इसलिए होता है ट्रांसफार्मर का यूज। डीसी को हम यूजिंग ट्रांसफॉर्मर नहीं कर सकते। ठीक है,
जब n इज इक्वल टू n2 हो जाएगा तो उसमें ईएमएफ कितना है? सर जब n1 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा तो फिर उसमें ईएमएफ कितना आएगा? हाई आएगा, लो आएगा, या कैसा आ जाएगा? इक्वल आएगा, जितना आपका प्राइमरी साइड पे जनरेट हुआ था उतना ही फ्लक्स, सारा का सारा फ्लक्स लिंक करेगा N2 से, और उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा जितना कि आपने प्राइमरी में दिया था। अगर आपने 5 वोल्ट दिया था ना तो आउटपुट भी आपका 5 ही आएगा। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ आइसोलेशन, के सिर्फ आइसोलेट करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। स्टेप अप करने का काम आपका ऊपर वाली कंडीशन कर रही है और स्टेप डाउन करने का काम आपका नीचे वाली कंडीशन कर रही है। इक्वल होने पे आइसोलेशन हो रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर था भाई। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे करता है और कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या है, ये हमने देखा। अब हम उसकी पढ़ेंगे वर्किंग, कि एक्चुअल में हो कैसे रहा है काम, बीच में ये लिंक कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी साइड में ट्रांसफर हो कैसे रही है बिना किसी वायर के। तो वो मैग्नेटिकली हो रही है भाई। मैग्नेटिकली किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, देखिए हमने प्राइमरी पे सपोज करिए V1 वोल्ट दिया, और वोल्ट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो 5-1 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और इस 5-1 फ्लक्स का कुछ पार्ट सर एक सोर्स तो सर ये भी बना हुआ है ना कि लैमिनेटेड कोर जो है ये सोर्स नहीं है इधर से उधर जाने। हाँ जी सर ये जो कोर है तो ये सोर्स नहीं इधर से उधर जाने का, म्यूचुअल इंडक्शन होगी कैसे फिर? जो कोर है वो क्या है सोर्स सर ये तो एक सोर्स है सर इधर से उधर जाने का। हाँ, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक यूज कर, वोल्टेज को वोल्टेज नहीं पहुंचा सकते ना आप, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। लैमिनेटेड कोर और आपका कोइल इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती नहीं ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो जाती सीधा। ठीक है, फिर तो आपको ना तो वोल्टेज स्टेप अप होता ना स्टेप डाउन होता, कुछ भी नहीं होता। चाहे आप यहाँ पे कितने ही ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर लेते, उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। ठीक है जी सर। तो यहाँ से अगर 5-1 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और 5-2 जाके लिंक हुआ, अब देखिए आप बोल सकते थे यहाँ पे कि कोर की जरूरत क्यों पड़ी, वो तो बिना कोर के भी लिंक करवा सकते हैं ना। सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर वो इधर उधर हो जाती है। हाँ जी सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सारी सेकेंडरी वाइंडिंग में नहीं लिंक होती सर। एग्जैक्टली हमारे को मैक्सिमम परमिएबिलिटी चाहिए, तो परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने कोर का यूज किया है भाई। कोर का यूज क्या हो रहा है कि ताकि मैक्सिमम फ्लक्स जो है प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी पे पहुंचे, इसलिए हमने यूज की अपनी कोर। अब कोर में हमने यूज किया आयरन। आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है सबसे बढ़िया, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे बढ़िया है तो हमने इसकी जो सारा का सारा फ्लक्स है ये खींच लेगा। एयर से भी ज्यादा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आयरन ले लेगा। अब वो उसको सेकेंडरी पे ट्रांसफर कर देगा, जैसे ये डैश 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 में दिखाया हुआ है ना, कि जो फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो सारे में फैल जाएगा इस कोर पे, और सारे में फैल जाएगा तो सेकेंडरी के पास भी आएगा, सेकेंडरी इसको लिंक कर लेगी। अब जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेट्स सपोज V2। तो अब ये V1 और V2 जो है वोल्टेजेस हैं, अब ये किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेंगे भाई। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ईएमएफ वो ले पाएगा और वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा, और कम होंगे तो स्टेप डाउन हो जाएगा। फंक्शनिंग समझ आई सभी को? सर जो कोर है सर उसको अगर इंसुलेटेड मटेरियल से बना देंगे तो सही काम नहीं करेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल से बना दोगे अगर, तो भाई इंसुलेटिंग मटेरियल तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। देखिए इंसुलेट, एक मिनट सुनो मेरी बात, अगर आप इसको इंसुलेटिंग मटेरियल बनाओगे तो इससे अच्छा यूज ही मत करो कोर को। काम क्या करवा रहे हो आप उस इंसुलेटर से? सर ये एक सेफ्टी पर्पस के लिए भी तो यूज होता है सर, जैसे ये म्यूचुअल इंडक्टेड होते हैं सर, ये जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेफ्टी पर्पस के लिए भी तो यूज होते हैं सर। कि कभी सर अगर किसी को जैसे नॉर्मल बंदा जब ठीक करता है इसको तो ब्लाइंड शॉट ना मारे, पहले देख लेगा सर कि प्राइमरी में दिक्कत है सेकेंडरी में दिक्कत है।
देखिए यूजेस तो बहुत है, लेकिन पहला यूज तो हमारा यही है कि इसकी परमिएबिलिटी को हमें इंक्रीज कराना है। जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हैं कि इंसुलेटर को अगर मैं यूज कर लूं यहाँ पे, तो इंसुलेटर को यूज करोगे तो वो तो म्यूचुअल इंडक्शन से भी हो रहा था सिंपल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंसुलेटर होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो रखेगा नहीं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो परमिएबिलिटी का बढ़ने का कोई चांस नहीं है। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था सिर्फ उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे आयरन कोर लगा दी, आयरन कोर लगाने से क्या हुआ कि प्राइमरी में जितना फ्लक्स जनरेट हुआ वो ज्यादा से ज्यादा इस कोर में चला गया। अब इस कोर में जाने से इस पूरी कोर में फैल गया। अब वो जो सेकेंडरी से जाके लिंक किया तो सेकेंडरी में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे कोर का। लेकिन अगर इंसुलेटर होता तो ये काम होता ही नहीं ना। समझ आ रहा है? यस सर, टाइम होने वाला है। हाँ ठीक है, तो ये हमारी फंक्शनिंग हुई, किस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। ये आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हमारे तीन बेसिक ऑपरेशंस हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, तो ये आइसोलेशन का काम हो गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये ऑपरेशंस में हमारे को पॉइंट्स बता रहे हैं कि पहला काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। दूसरा काम क्या है कि विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। तीसरा काम क्या है, ट्रांसफर विद द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो द टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर लिंक्ड बाय म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोनों प्रिंसिपल मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब देखिए, हाँ जी, तो जो ये वाइंडिंग हो रखी हो ना, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आप कर रहे हो, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है आपकी कोर टाइप और एक होती है सेल टाइप वाइंडिंग। तो ये जो आपको दिखाई हुई है लेफ्ट साइड में, ये कोर टाइप वाइंडिंग है, और जो राइट साइड में दिखाई हुई है ये सेल टाइप वाइंडिंग है। और आज के टाइम में जितने भी ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं वो सेल टाइप वाइंडिंग में यूज किए जाते हैं। कोर टाइप ना यूज करके हम सेल टाइप वाइंडिंग यूज करते हैं। दिस इज द सेल टाइप। ठीक है, हम अभी 1 मिनट के बाद लौटेंगे, सभी ज्वाइन करेंगे दोबारा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कोर टाइप और सेल टाइप क्यों यूज करते हैं, कोर टाइप की बजाय सेल टाइप क्यों यूज किया जाता है। ओके। विनर। हाँ जी, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज के टाइम में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, कोर टाइप नहीं यूज किया जाता। तो मैंने ऊपर अभी आपको कोर टाइप की फंक्शनिंग बताई थी। अब कोर टाइप से अलग हमने सेल टाइप में ऐसा क्या कर दिया, तो देखिए क्या किया है हमने। किया है कि जो दोनों की दोनों वाइंडिंग है ना, उसको एक ही पिलर से कनेक्ट कर दिया, या आप बोलो कि एक ही सिंगल, जो आपकी जैसे यहाँ पे आपकी दोनों कोर अलग अलग यहाँ इससे कनेक्टेड थी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है कि सिर्फ एक से ही दोनों को कनेक्ट कर दिया है। उससे होगा क्या, कोई बताएगा इससे क्या होगा? सर लॉस कम हो जाएंगे, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा सर, मैक्सिमम फ्लक्स ट्रांसफर होगा। एग्जैक्ट, Losses भी कम मैक्सिमम होगा। फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी से जाकर के। आपकी जो कोर टाइप वाइंडिंग थी उसमें जाने के लिए जो आपका रास्ता चूज हुआ है फ्लक्स के लिए वो लंबा है देन दी सेल टाइप। अब इससे होगा क्या, आपका हो सकता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कुछ आयरन हो जाए फ्लक्स का ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस, जैसा कि हम लोगों को पता है। ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से हो सकता है जितना ज्यादा हम लोग आयरन पाथ यूज करेंगे उतना ज्यादा लॉस बढ़ेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमने सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है इक्वेशंस, इनको हम बोलते हैं ईएमएफ इक्वेशंस। कि प्राइमरी की ईएमएफ कितना है तो सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट होगा, और सेकेंडरी में ईएमएफ कितना है तो प्राइमरी में कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो वो हम यूजिंग दीज इक्वेशंस, दो इक्वेशन हमारे पास में है, ई ए और ई बी कर रहा है।
माइक बंद। EA is equal to 4.44 into F into NA into phi maximum, right? अब देखिए 4.44 कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स NA, ठीक है, भी हम वेरी कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स को, और फाई मैक्सिमम फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे वेरी नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ किसको वेरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को। तो यहाँ पे हमारे लिए NA इज वेरिएबल, और इन्होंने फिर फाई को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है। फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू BA होता है, ठीक है। फाई मैक्सिमम था इसलिए हमने BM लिखा था। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया भी था थ्योरी के टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा था AC सर्किट, कि फाई इज इक्वल्स टू BA साइन थीटा या cos थीटा? cos थीटा। cos थीटा टू BA cos थीटा होता है, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स तब लिंक होगा जब वो इक्वल हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा एंगल तो ज्यादा मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे इन्होंने सेम चीज लिखी है मैक्सिमम के लिए, क्योंकि 5 मैक्सिमम मैंने लिया था तो BM इसलिए मैंने लिया यहाँ पे, राइट। तो ये EMF इक्वेशन हो गई आपकी प्राइमरी के लिए। सिमिलरली सेकेंडरी के लिए भी इन्होंने सेम इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के आएंगे, लेकिन 5 मैक्सिमम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम फ्लक्स को लेके चला है। तो कांस्टेंट फ्लक्स यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं कि जितना फ्लक्स हम दे सकते हैं उतना ही हम लोग दे पाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स केवल वेरिएबल हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट 50 हर्ट्ज रहने वाली है हमारे लिए। तो दीज टू इक्वेशंस आर देयर, EA एंड EB, दोनों EMF इक्वेशंस है प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए। अब इन्होंने क्या बोला है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम क्या करते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होना चाहिए, लॉसेस 0 होने चाहिए, पाई मैक्सिमम होना चाहिए। उसके केस में क्या होता है कि EMF और वोल्टेज इक्वल होते हैं, कोई लॉस ही नहीं होगा तो EMF वोल्टेज इक्वल हो जाएगा भाई। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन होती है VA इक्वल टू EA एंड VB इक्वल टू EB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वोल्टेज को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी पे, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो क्या है, कितना हमने दिया कितना हमें मिला, बढ़ा के घटा, तो दैट रेशियो विल टेल यू। हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, ठीक है। और K की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड इन टर्म्स ऑफ EMF एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स सभी के केसेस में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखाई हुई हैं, EMF, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे करंट आपको नहीं दिखाया गया है, मैं करंट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो K है, K को इन्होंने किस से रिप्रेजेंट किया है, K इज इक्वल्स टू NB बाई NA, VB बाई VA, EB बाई EA। आउटपुट अपॉन इनपुट बेसिकली इन्होंने दिखाना चाहा है यहाँ पे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो बेसिकली वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं हो रहा, करंट पे भी इफेक्ट हो रहा है। अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया है तो करंट में क्या इफेक्ट होगा, कम हो जाएगी। अगर आपने वोल्टेज को कम किया है तो करंट आपकी बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी सर। यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रिलेशन है वो करंट के केस में यही होना चाहिए या उल्टा होना चाहिए, उल्टा होता है सर। उल्टा होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो जो आपका K है वो इक्वल होगा, अगर ये दिया हुआ है आपको EB बाई EA या VB बाई VA, तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए VA बाई VB। समझा, सॉरी IA बाई IB, यस, IA बाई IB, समझ आ गया। सिर्फ करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उल्टा होगा, बाकी सभी के लिए सीधा होगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई कि K इज इक्वल्स टू VA बाई VB इज इक्वल्स टू NA बाई NB इज इक्वल्स टू EA बाई EB इज इक्वल्स टू IB बाई IA। लिख सकते हैं कि नहीं, अभी कंडीशन उल्टा है। यस सर यस मैंने सर। पूरा उल्टा कर दिया। तो करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसी भी फॉर्म में आपको मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उन्होंने दिखाया हुआ है आपको यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर कि अगर NB इज ग्रेटर देन NA तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर? सर ग्रेटर है तो स्टेप डाउन। अगर Step down. सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी से तो स्टेप अप हो जाएगा। और अब यहाँ पे NB में ज्यादा, डायरेक्टली हाँ सीधा इन्होंने K का रिलेशन भी बताया हुआ है। अगर ये वाला जो है बड़ा है तो K आपको बड़ा है लेना 1 से, है ना। अगर कम ले रहे हो तो K छोटा लेना है 1 से, ठीक है। इन्होंने गलत किया हुआ है, NB इज लेस देन NA होगा, ठीक है भाई। ये K क्या है इसमें? Yes, K sir. क्या है? NB is less वोल्टेज than ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। A. K is this one, voltage transformation ratio. ओके सर। तो स्टेप अप कैसे बनेगा, स्टेप डाउन कैसे बनेगा, अगेन आइसोलेशन कैसे बनेगा, तीनों चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर आ गई। टू स्टेप अप वोल्टेज एंड करंट, टू स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट, टू प्रिवेंट डीसी ट्रांसफॉर्मर्स कैन, अच्छा टू प्रिवेंट डीसी ट्रांसफॉर्मर कैन पास ओनली अल्टरनेटिंग करंट्स so they totally prevent DC from passing to the next circuit। तो ये एप्लीकेशंस होती हैं ट्रांसफार्मर की। चलिए अब हमारा आता है, ये तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा, बेसिक फंडा कैसे ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है। लेकिन हम लोग यूजुअली 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब 3 फेज ट्रांसफार्मर में हम 3 फेज की सप्लाई देंगे, 6 कनेक्शन होंगे, 3 न्यूट्रल होंगे आपके और 3 पावर के कनेक्शन होंगे। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन किस तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है, जिस तरीके से हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स ये चीज हो जाती है कि ये जो 6 चीजें है ना, ये 6 चीजें आप इनपुट में भी दे रहे हो और 6 चीजें आउटपुट भी ले रहे हो। समझ आया? सिंगल फेज में आपकी 2 इनपुट थे, 2 आउटपुट। नहीं सर, सिंगल 2 इनपुट थे, 2 आउटपुट थे। 3 फेज में आपके 6 इनपुट होंगे, 6 आउटपुट होंगे। समझ आ रहा है कैसे? भाई प्राइमरी में आपकी तीनों फेज है ना, प्राइमरी में तीनों फेज जुड़े हुए हैं। आपने प्राइमरी में 3 कॉइल बनाई है, 3 कॉइल, और सेम सेकेंडरी में भी 3 कॉइल बनाई है। ठीक है। उन 3 कॉइल को आप डेल्टा कनेक्शन में बना सकते हो या स्टार कनेक्शन में बना सकते हो, 2 कनेक्शंस आपके पास हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है दोनों आपने डेल्टा में बना दी हो सकता है डेल्टा में बना दी हो, एक स्टार में बना दी हो, और हो सकता है एक दूसरी डेल्टा में बना दी हो या दोनों स्टार में बना दी हो। तो बेसिकली आपको इन 4 को पढ़ना है। आगे की जो 2 हैं इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरकनेक्टेड स्टार को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़िए स्टार, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मेशन आपके पास बन सकती हैं, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा और स्टार स्टार। क्लियर? ओके सर, ओके सर। अब देखिए जो आपको यूजुअली बनी हुई मिलती है, जैसे ये तो आपको दिख रहा है हाँ भाई ये स्टार में है, लेकिन इसमें आप घबरा जाओ कि ये भी स्टार है क्या? हाँ ये भी तो स्टार ही है ना, कनेक्ट तो एक ही तरीके से हो रखा है, नीचे शॉर्ट हो रखी है ना। हाँ जी, शॉर्ट हो रखी है। सिमिलरली डेल्टा कनेक्शन जो मिलेगा आपको वो इस तरीके का बना मिलेगा। तो ये जो है ना, ये जो आपकी लेफ्ट साइड में दिखाए हुए फिगर्स, ये आपको मिलती हैं यूजुअली, लेकिन इनको एक्चुअल में समझा कैसे जाएगा, वो इस तरीके से समझा जाएगा, राइट साइड की तरीके से, स्टार और डेल्टा साइड की तरीके से, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में आपका न्यूट्रल नहीं होता, डेल्टा कनेक्शन में आपकी जो वाइंडिंग्स होती हैं, जो कोइल्स होती हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ये वाली कोइल है, दूसरी कोइल से कनेक्टेड है, और यहाँ पे दूसरी कोइल से कनेक्टेड है। ये वाली कोइल भी आपस में कनेक्टेड है, ये वाली कोइल भी आपस में दोनों कोइल से कनेक्टेड है। फिर तीनों टर्मिनल से एक एक बाहर निकाला हुआ है, 3 टर्मिनल निकल गए, जैसे हमने अपना रोटर में किया आपकी फेज वाउंड रोटर में, उसी तरीके से ये डेल्टा कनेक्शन है। लेकिन स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल भी होता है, तीनों का कोइल का एक टर्मिनल न्यूट्रल से कनेक्टेड होगा और एक अगर बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है। तो हो गया, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। ट्रायंगल होगा सर डेल्टा में? यस, ट्रायंगल होगा डेल्टा में, ठीक है। और जो आपका स्टार कनेक्शन है इसको हम वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, वाई, क्योंकि अगर उल्टा देखोगे तो ये उल्टा वाई दिख रहा है ना, इसको वाई कनेक्शन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मैश कनेक्शन। मैश क्या
मैश और लूप पढ़े थे ना? यस सर। क्लोज है, क्लोज को हम मैश बोलते थे, तो ये मैश कनेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसको वाई कनेक्शन बोलते हैं, इसको मैश कनेक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक होती है फेज वोल्टेज और एक होती है लाइन वोल्टेज। हाँ जी, फेज वोल्टेज। माइक बंद करिए अपना, माइक बंद कर दो यार। यहाँ पे दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वोल्टेज और करंट। और वो जो वोल्टेज और करंट है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है फेज वोल्टेज और एक होती है लाइन वोल्टेज। सिमिलरली एक होता है फेज करंट और एक होता है लाइन करंट। ठीक है, अब फेज करंट क्या होता है और लाइन करंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो देगा आपको लाइन, और आपने कितना इनपुट दिया है वो देगा आपको फेज, राइट? तो सर रिपीट करना, अटक गई आवाज बीच में आपकी। जो आपका कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैल्यू है वो लाइन वैल्यू है, ठीक है, और जो आपने बेसिकली इनपुट दिया है वो फेज वैल्यू है। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अलग तरीके से हो रही है, तीनों कोइल आपस में मर्ज हो रही है, कोई स्टार कनेक्शन में मर्ज हो रही है तो कोई डेल्टा कनेक्शन में मर्ज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है तीनों का कुछ नेट रिजल्टेंट अब तीनों के पास में होगा। अब जो हमने दिया था वो तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो जो हमने दिया था उसको हम फेज बोलते हैं और जो हमारे पास में है उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या होता है ये देखिए। स्टार कनेक्शन अगर आपने करा है तो स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट सेम होती है भाई। फेज करंट और लाइन करंट सेम होती है, करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए स्टार कनेक्शन को, ये आपका हाँ जी सर, मतलब जो ये लाइन जो फेज करंट है ये हम जो इनपुट दिया है वो है, और जो लाइन करंट है जो आउटपुट दिया है वो है। नहीं आउटपुट नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे। जो आपने फेज इनपुट दिया है ना वो तो फेज हो गया, जो आपने इनपुट दिया है वो तो फेज हो गया, लेकिन जो आपने ये कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्टार कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, तो इन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैसे करंट फ्लो करेगा आप उसको सोचिए। आपने ए टर्मिनल से इनपुट दिया, आपने बी टर्मिनल से इनपुट दिया, आपने सी टर्मिनल से इनपुट दिया, तो जो आपने इनपुट दिया वो तो आपका फेज करंट हो गया, लेकिन करंट अंदर किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो आप अगर स्टार कनेक्शन में देखोगे तो पैरेलल वे में कनेक्शन है, पैरेलली आप ट्रेवल कर रहा है, तीनों में अलग अलग करंट ट्रेवल कर रहा है और सीधा न्यूट्रल पे जा रहा है। हो रहा है भाई ऐसा? जी सर। तो इसलिए इसमें फेज करंट और लाइन करंट सेम रहता है भाई। लेकिन सेम चीज अगर आप देखो डेल्टा कनेक्शन में, तो आप देखो ए में आपने इनपुट दिया, बी में आपने इनपुट दिया, सी में आपने इनपुट दिया, तो जो आपने ये तीन इनपुट दिए, करंट अगर इनमें कराओगे तो कैसे करेगा? तो ए का करंट गया कहाँ जाएगा भाई? इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बी और बी में इधर भी जाएगा। आपस में करंट टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? जी सर। अब नेट रिजल्टेंट आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपका फेज करंट और लाइन करंट सेम ही रहने वाला। समझ में आ रही है? सर ज्यादा कौन सा होता है, फेज करंट या फिर लाइन करंट? ज्यादा आपका फेज करंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो इनपुट है। यस। तो अब देखिए ये स्टार कनेक्शन में तो करंट इक्वल होता है, फेज करंट भी और लाइन करंट भी, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या हो गया भाई? फेज करंट हमारा क्या हो गया? लाइन करंट का बाई √3 और लाइन करंट हो गया √3 IP। √3 का आपका फैक्टर निकल के आया। अब सिमिलरली वोल्टेज के केस में देखो, अब वोल्टेज में उल्टा हो जाएगा। आर के लिए देखोगे तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर डेल्टा के लिए देखोगे तो इक्वल होगा। तो सिमिलरली ये चीज देखो, यहाँ पे स्टार के लिए आपका वोल्टेज का रिलेशन मिल रहा है, लेकिन डेल्टा में इक्वल है और सेम √3 का फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले याद रखेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल देगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कनेक्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये टेबल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मर पे काम करना है, हमने प्राइमरी में कितना दिया तो हमें सेकेंडरी में कितना मिलेगा ये हमें पता करना है। तो अगर देखो भाई आपने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाया है, अगर आपने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनाया है तो जो आपका प्राइमरी में लाइन वोल्टेज था ना n टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। n क्या है यहाँ पे, दैट इज द पॉइंट। √3 नंबर नो √3 नहीं है। व्हाट इज n? नंबर ऑफ यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई यहाँ पे लिखा ही नहीं सेकेंडरी का है। तो यहाँ पे जो n है ना भाई, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कौन कर रहा है? एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कहीं कहीं पे k को k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं कहीं पे n से रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। तो यहाँ पे जो n है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है भाई, ठीक है। तो अगर आपने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करा है, तो अगर आपने VL वोल्टेज दिया था इनपुट पे, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? NVL मिलेगा। तो आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर रहा है ना? यस सर। तो आपका करंट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम। तो करंट आपका क्या हो गया? IL/N, n टाइम्स रिड्यूस हो गया। यहाँ पे n टाइम्स वोल्टेज बढ़ने की वजह से n टाइम्स करंट कम हो गया। समझ में आ रही है चीजें? यस सर। चलो अब अगले कॉन्फ़िगरेशन पे बढ़ते हैं, डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन। डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? डेल्टा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में लाइन वोल्टेज अगर आपने VL दिया है तो आपका √3 × n × VL बन जाएगा। तो ये स्टेप अप करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। डेल्टा डेल्टा ज्यादा बढ़िया स्टेप अप कर रहा था या डेल्टा स्टार ज्यादा बढ़िया स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को? डेल्टा स्टार ज्यादा बढ़िया कर रहा है। एग्जैक्टली। सिमिलरली स्टार डेल्टा पे देखो तो स्टार डेल्टा क्या कर रहा है? स्टार डेल्टा कम कर रहा है सर। कम कर रहा है। स्टार स्टार क्या कर रहा है? डेल्टा डेल्टा की तरह काम कर रहा है। सेम है, हाँ। है ना? तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके अपना एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर का किसी को डायग्राम माइंड में बन पा रहा है ना किस तरीके से बनेगा ट्रांसफार्मर? बना के दिखाता हूँ आपको। कभी देखा नहीं। अरे भाई देखा तो नहीं, माइंड डेल्टा डेल्टा सर जो डेल्टा स्टार है इसका मतलब है कि सर एक साइड पे डेल्टा में दे रहा है इनपुट और दूसरी साइड स्टार से आउटपुट मिल रहा है। देखो मैं अभी डेल्टा डेल्टा बनाऊंगा। ये बन गया डेल्टा। हाँ जी। मैंने दे दिया इसको 3 फेज इनपुट। इनपुट नंबर A, इनपुट नंबर B और इनपुट नंबर C। 3 इनपुट दिए। अब इनको आगे लेके चले। इनको आगे लेके चले। आगे लेके चलने क्यों है हमें? बुरा आएगा सर। अब देखो ये तो आपका कनेक्टेड हो गया ना आपकी कोर से, तो आपकी कोर भी है ना, 3D कोर है यहाँ पे। इमेजिन कर पा रहे हो 3D कोर कैसे होगी? सिमिलरली यहाँ पे भी आपका मैंने बना दिया आपका डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, और यहां से फिर वापस ले लिया आपका आउटपुट। तो ये आपका आउटपुट आ गया। पता चला कैसा ट्रांसफार्मर बनेगा? सर वो उसके कंडीशन पूछ रहे हो क्या, कोर टाइप या फिर शेल टाइप में? नहीं नहीं, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ कि डायग्राम
कैसा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन होंगे? कैसा ट्रांसफॉर्मर मतलब? भाई अभी आपको मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मर को इमेजिन करो कि किस तरीके से कनेक्शन हो रहे होंगे, डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार। ठीक तो है। ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन मैंने करके दिखाया, तो इमेजिन कर पा रहे होगे अब स्टार डेल्टा कैसे होंगे, डेल्टा स्टार कैसे होंगे, स्टार कैसे कनेक्शन होंगे, है ना? यस सर। तो सेम कनेक्शन है जैसे सिंगल। में एक डेल्टा इनपुट है, दूसरा डेल्टा आउटपुट है ना? हाँ जी, डेल्टा एक इनपुट में है, एक आउटपुट में है। सेम डेल्टा स्टार में क्या होगा, प्राइमरी आपका डेल्टा होगा, सेकेंडरी आपका स्टार होगा। तो सर वो वायर से कनेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है सर। ट्रांसफार्मर में तो होता नहीं सर ऐसा। कहाँ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है भाई? कोर से कनेक्टेड है, कोर बनाई है मैंने, ये 3D कोर बीच में। ये कोर है? हाँ जी, ये 3D कोर बनाई है मैंने। ओके सर। ठीक है, कोर के थ्रू कनेक्टेड है, जिससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल करेगा, वो सेकेंडरी में जाएगा। समझ में आया? सर जो लाइन वोल्टेज होता है रिजल्टेंट होता है इनका फेज का, तीनों फेज का। एग्जैक्टली। सर तीनों फेज तो अलग अलग फेज पे होते हैं ना, तो फिर इनका रिजल्टेंट कैसे बन जाता है? हाँ जी, जो तीनों फेज हैं, तीनों अलग अलग फेज पे होंगे ना सर, तो फिर इनका रिजल्टेंट कैसे हो जाता है सर? तीनों फेज होंगे, लेकिन तीनों फेज में फेज डिफरेंस होगा, केवल वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये करो, बता दी सर। देखो, अगर मैंने सपोज करो 230 वोल्ट इनपुट दिया है ना, तो तीनों वायर में 230 वोल्ट होगा भाई। समझ रहे हो? तीनों वायर में 230 वोल्ट होगा, बट तीनों का फेज अलग होगा। तो 230 वोल्ट हो गया आपका फेज वोल्टेज, और जो लाइन वोल्टेज मिलेगा वो तीनों वायर का अलग अलग मिलेगा। 230 से रिड्यूस कर लो, लेकिन है तो सेम वोल्टेज, तो सेम लाइन वोल्टेज हो जाएगा तीनों का। सर बीएच करो बता दीजिए सर। हाँ, बीएच कर बताऊंगा लास्ट में। अब चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं ट्रांसफार्मर का। ये न्यूमेरिकल है आपके पास में, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं सबसे पहले, ध्यान से पढ़ेंगे। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ डेल्टा स्टार कनेक्टेड 50 volt ampere transformer is supplied with a 100 volt 50 hertz 3-phase supply. If the transformer has 500 turns on the primary and 100 turns on the secondary winding, calculate the secondary side voltages and currents. स्टेप डाउन है मेरे तो बात। हाँ जी, स्टेप डाउन है ये। हाँ जी, स्टेप डाउन है, क्योंकि 500 टर्न प्राइमरी में है, 100 टर्न सेकेंडरी में है, और इनपुट वोल्टेज कितना दिया है इनको? 100 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 50 वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है, इसको देख के घबरा मत जाना। 50 वोल्ट एम्पियर बोला उसने, तो ये क्या है? ये पावर है। यस, 50 वॉट ट्रांसफॉर्मर है आपका। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग। यस, 100 वोल्ट आपको दिया है इनपुट में। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना है नहीं अभी। इफ द ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स ऑन द प्राइमरी, तो NA हमें पता लग गया, 100 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, कैलकुलेट सेकेंडरी साइड वोल्टेजेस एंड करंट्स। तो हमें वोल्टेजेस और करंट्स पता करने हैं सेकेंडरी साइड में। तो अब देखिए ये सॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इसने दे दी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाला सबसे पहले इसने, n, स्मॉल n, है ना? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकल गया। अब इसने फेज वोल्टेज भी निकाला है और लाइन वोल्टेज भी निकाला है, फेज करंट भी निकाला है और लाइन करंट भी निकाला है, क्योंकि उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया था कि फेज वोल्टेज निकालो या लाइन वोल्टेज निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूले हम आपको पता ही है। डेल्टा, आपका कनेक्शन कौन सा है? डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार के कनेक्शन आपके फॉर्मूले आपके ये लिखे हुए हैं, वोल्टेज कितना होता है और करंट कितना होता है। तो फॉर्मूला ही तो पुट करना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अगर हमें यही चीजें ना पता हो तो आपका यही न्यूमेरिकल बड़ा टिपिकल है। तो न्यूमेरिकल आपका इसी तरीके का बनेगा, इससे ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और अगर आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल आएगा तो ईएमएफ इक्वेशन पे आएगा, ईएमएफ इक्वेशन पे। सर हाँ जी सर, ये इससे नहीं होगा क्या कि NB/NA = VB/VA, वहां से निकाल सकते? वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है केवल
सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, जो आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो फॉर्मूला उसी के लिए एप्लीकेबल है केवल। ठीक है सर। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हो कि n इज इक्वल टू ns अपॉन np, नंबर ऑफ टर्न्स वाला, वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो यूनिवर्सल है। जैसे इन्होंने यहाँ पे निकाला ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो n इज इक्वल टू ns बाई np, वो एप्लीकेबल है भाई। माइक बंद करिए अपना। चलिए, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर कंप्लीटेड। अब हम ये क्या है सर, VP इज इक्वल टू VL अपॉन रूट 3, ये कौन सा फॉर्मूला है सर? कहाँ पे? फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। VP इज इक्वल टू VL बाई रूट 3। जी सर। फॉर्मूला है ये वाला, VP इज इक्वल्स टू VL बाई रूट 3, ये वाला। अब देखो, यस एग्जैक्टली, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने। यहाँ पे आपको देखो VP चाहिए होगा कहीं पे, VP फेज वोल्टेज आपको निकालना है ना सेकेंडरी का। जी सर। अब सबसे पहले तो आपने सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज निकाल लिया ये इस फॉर्मूले से, ठीक है। ठीक है। अब लाइन वोल्टेज निकाल लिया, अब लाइन वोल्टेज से आपको फेज वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे तो गिवन नहीं है ना फॉर्मूले फेज वोल्टेज के, तो वो तो आपका है ना, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज रिलेशन तो यहाँ पे था। तो अब आपको देखना पड़ेगा आप सेकेंडरी साइड में हो, सेकेंडरी साइड आपकी स्टार कनेक्शन है ना? जी सर। तो स्टार कनेक्शन का फॉर्मूला इन्होंने उठाया है। ठीक है सर, ठीक है, वही चीजें हैं। ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं फटाफट।